Hello everyone. Today we are going to discuss about the second part of minimum spanning tree, that is Kruskal algo. हमने पिछले वीडियो में प्रिम्स एल्गो को देख लिया था, जो कि हमारा हेल्प करता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने में। मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो ट्री होता है जिसके अंदर हम ग्राफ के सभी नोड को विजिट कर लेते हैं और सबसे कम कॉस्ट में, मीन्स कि मिनिमम कॉस्ट में ग्राफ के सभी नोड को विजिट कर ले तो हमारा वो ट्री क्या कहलाता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हमारे पास दो एल्गो था, एक प्रिम्स एल्गो और एक क्रूस्कल एल्गो। प्रिम्स एल्गो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नाउ हम डिस्कस करेंगे क्रूस्कल्स एल्गो। क्रूस्कल्स एल्गो और प्रिम्स एल्गो में ये डिफरेंस होता है कि क्रूस्कल में हम कोई सा भी मिनिमम एज को लेते हैं और उनको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये 11 है तो 11 मिनिमम एज है ना हमारा पूरे के पूरे ग्राफ में, तो इसको कनेक्ट कर देंगे पहले। फिर इसके बाद से मिनिमम एज लेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये 3 से 4 13, 13 11 के वैसे मिनिमम हमारा क्या है 13 है, तो 3 और 4 को कनेक्ट कर देंगे। ये जो हमारा कॉस्ट बता रहा है 11 26 23, तो जिसका कॉस्ट मिनिमम होगा हम उसको कनेक्ट करते जाते हैं। प्रिम्स में हम क्या कर रहे थे कि वन एक मिनिमम एज लिए और उसको कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद से उनके एडजेसेंट को कनेक्ट कर रहे थे, जैसे 6 और 5 को कर दिए थे, फिर 5 और 4 को कर दिए थे। तो उसमें था कि हम एक एज सेलेक्ट करते थे मिनिमम, उसके बाद से उसके एडजेसेंट एज को हम ढूंढते थे कि कौन सा मिनिमम है और उनको कनेक्ट करते थे। तो उसका में ये होता है कि हम मिनिमम एज ले लेते हैं, मिनिमम कॉस्ट लेते हैं और मिनिमम कॉस्ट वाले एज को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे अभी मिनिमम कॉस्ट हमारा पहला क्या है 11, तो हम 11 को कनेक्ट कर देंगे। फिर मिनिमम एज ढूंढेंगे कौन सा है 13, फिर 13 को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के टाइम हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि हमारा कोई साइकिल फॉर्म ना हो, साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए, बाकी हम कनेक्ट करते चलेंगे। अगर हम इसी ग्राफ का, इस सेम ग्राफ का हमने प्रिंट्स में भी बनाया था, सेम ग्राफ को हम क्रूस्कल में भी बनाते हैं, इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर सेम ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाए तो क्रूस्कल की हेल्प से तो कैसे बनेगा, पहले मिनिमम कॉस्ट वाला एज लेंगे जो कि अभी क्या है 11 है, तो 11 को क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर ये डन हो गया। इसके बाद से मिनिमम कॉस्ट वाला कौन सा है ये 13, तो 13 को कनेक्ट कर देंगे, मतलब 3 और 4 को कनेक्ट कर देंगे आपस में। तो 13 था तो 13 3 और 4 से कनेक्टेड है, तो 3 और 4 को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद से मिनिमम कॉस्ट हमारा किसका है 11 हो गया, 13 हो गया, फिर हमारा मिनिमम कॉस्ट 15 है, तो 15 वाले को कनेक्ट कर देंगे। 15 किससे किससे कनेक्टेड है 2 और 7 से, तो 2 और 7 को कनेक्ट कर देंगे। 15 के बाद से कौन सा आएगा 17, तो 17 हमारा मिनिमम कॉस्ट एज है, तो 17 को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, 17 के बाद से मिनिमम कॉस्ट एज हमारा है 19, तो अगर हम 19 को कनेक्ट करें यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि ये हमारे क्या बन गया साइकिल। तो हमें बस यही बात का ध्यान रखना है कि हमारा साइकिल ना फॉर्म हो, तो जो भी एज साइकिल बना रहा होगा उस एज को कनेक्ट नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे 19 वाले एज को कनेक्ट नहीं करेंगे। फिर 19 के बाद से कौन सा मिनिमम कॉस्ट एज है 23, तो 23 को कनेक्ट कर देंगे आपस में। 23 के बाद से 25, अगर हम 25 को कर दे कनेक्ट, तो फिर से हम देखेंगे कि ये वाला जो ये बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है साइकिल ही तो बन रहा है, तो हम साइकिल ना बनाएंगे, तो जो भी एज हमारा साइकिल बनाने में हेल्प कर रहा है उस एज को कनेक्ट नहीं करेंगे। तो जो एज हमारा 7 और 5 को कनेक्ट करने पे साइकिल बन रहा था ना, तो हम 7 5 को कनेक्ट नहीं करेंगे। फिर 25 के बाद से मिनिमम कॉस्ट एज किसका है 26 का, तो हम 26 को कनेक्ट कर देंगे। अब अगर हम ध्यान से इस वाले ट्री को देखें या ग्राफ को देखें, तो हम देखेंगे कि हम सारे नोड को क्या कर लिए विजिट कर लिए, और इसका मिनिमम कॉस्ट हम जब सारे कॉस्ट का सम करके निकालेंगे तो क्या आएगा 105। सेम मिनिमम कॉस्ट हमारा किसमें आया था प्रिम्स प्रिम्स एल्गोरिदम में। तो इस एल्गोरिदम में डिफरेंस क्या है कि हम बार बार मिनिमम कॉस्ट एज को ले रहे हैं, और प्रिम्स एल्गो में क्या था कि हम एक ही बार मिन कॉस्ट एज को ले रहे थे और उसके बाद से उनके एडजेसेंट को कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, डन है यहाँ तक। अब सेम जो प्रोसेस हमने इस वाले ग्राफ को बनाने में किया था, मिनिमम एसवाइटी बनाने में, इसी ग्राफ को बनाने में हम क्रूस्कल एल्गो को फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो क्रूस्कल एल्गो एक बार देख लेते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया था क्रूस्कल नाम का, जिसमें 4 पैरामीटर्स है हमारे, ई है, कॉस्ट है, एन है, ई है। अगर आप प्रिम्स एल्गोरिदम का वीडियो देख के आएंगे तो प्रिम्स एल्गोरिदम में भी सेम 4 हमारे पैरामीटर्स थे, और सारा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि ये क्या है, बाकी प्रिम्स एल्गो का वीडियो आप देख कर आएंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा। ई हमारा है एज सेट। एज सेट, एज सेट मीन्स कि ये सारे जो एज है हमारे 1 से 6 का, 6 से 5 का, तो ये ग्राफ के टोटल का टोटल जो एज है वो किसमें स्टोर है ई में। कॉस्ट है मैट्रिक्स एक, जो बता रहा है कि जैसे 1 से 6 पे जाने का कितना कॉस्ट है हमारा, वो सारा डिफाइन किसमें है कॉस्ट मैट्रिक्स में। तो 1 से 6 पे जाने का कॉस्ट कितना था 11। ठीक है, एन है जो बता रहा है कि नंबर ऑफ नोड कितने हैं, तो हमारे डायग्राम में टोटल कितने थे 7, ये लास्ट हमारा 7 ही तो है, 7 टोटल नोड है हमारे। टी हमारा एक एरे है, 2D एरे है, जो फाइनल एमएसटी को स्टोर करके रखेगा, एमएसटी के एज को स्टोर करके रखेगा। इतना ठीक है। सेम जो चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ उसको इस चीज में लिखा गया है एज ए कमेंट एल्गो में कि ई
इज अ सेट ऑफ एज इन जी, जो मैंने बता दिया कि एज सेट है। जी है एन वर्टिसेस, जो नंबर ऑफ नोड बोल रहा हूँ, नोड को वर्टिसेस भी बोलते हैं, जो हमारे केस में क्या है 7। कॉस्ट यू का मैं भी बता रहा है कि यू से वी पर जाने में कितना कॉस्ट लगेगा, जैसे मैं ये बताया था कि 1 से 6 पे जाने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो कॉस्ट हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है। टी हमारा एक एरे है जो एमएसटी को स्टोर करके रखेगा। हमने प्रिंस में भी देखा था कि अगर हमारा टोटल ग्राफ में एन नोड होते हैं, एन नोड या एन वर्टिसेस होते हैं, तो एमएसटी में कितना एज होता है, एन माइनस वन एज होता है। 1 2 3 4 5 6। तो हमारा टोटल ग्राफ में कितने वर्टिसेस है, 7। तो हमारे एमएसटी में एज कितने निकले थे, अभी काउंट किए थे 6। तो ये कंडीशन हमेशा फॉलो होगा, वो प्रिंस हो या क्रूस्कल हो, ठीक है। तो टी हमारा एक एरे था जो इस तरह से होता है, 2D एरे होता है जिसमें 2 कॉलम होते हैं, और एज हमारे कितने होंगे, सॉरी रो कितने होंगे टी वाले एरे का, जितने हमारे एज होंगे उतना हमारा क्या होगा, टी एरे का रो होगा। तो टी एरे में कितने रो बनेंगे, अप्रोक्स अप्रोक्स एन माइनस वन हमारा टी एरे में रो बनेगा। यहाँ पे 2 कॉलम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें एज को स्टोर करके रखेंगे, जैसे 1 और 6 हमारा एमएसटी का एक पार्ट था ना, तो इसको ऐसे स्टोर करके रखेंगे 1 6। अगर 3 4 भी हो हमारा ऐसे, तो 3 4 को भी हम ऐसे रखते हैं। तो टोटल हमारे कितने एज थे, एन माइनस वन मतलब 6। तो ये कितना का बनेगा, रो 6 का बन जाएगा ना। 1 2 3 4 5 है, तो ऐसे हमारा क्या होगा, टी एरे स्टोर करके रखेगा हमारे एमएसटी ट्री को। इतना समझ में आ गया। और बाद में लास्ट में हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, फाइनल कॉस्ट को रिटर्न कर देना। जो भी मीन कॉस्ट हमारा आता है, हमारे केस में क्या आएगा 105, उसको रिटर्न कर देना, ठीक है। इस एल्गोरिदम के अंदर हम 2 चीज का और यूज करेंगे, एक यूज होगा मीन हीप का, और एक यूज होगा हमारा एक पेरेंट एरे का, ठीक है। मीन हीप में हमारा क्या होता है, अगर मीन हीप को मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं ब्रीफली बता देता हूँ आपको कि मीन हीप के अंदर ये होता है ना कि जो मीन हीप का पेरेंट हमारा जो नोड होता है वो मिनिमम होता है एज कंपेरिजन टू अदर्स। हमारे जो भी नोड बनेंगे उसमें मीन मीन हिट के अंदर जो पेरेंट हमारा क्या नोड होगा, वो मिनिमम होगा, हमेशा मिनिमम रहेगा। और मान लो ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। अगर हम 7 को डिलीट कर देते हैं मीन हिट के अंदर से, तो 7 के बाद से जो दूसरा मिनिमम होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, पेरेंट नोड बन जाएगा। तो इसके बाद से हमारा मिनिमम कौन सा है, 8। तो 8 हमारा क्या बनेगा, पेरेंट नोड। और इधर हमारा क्या बन जाएगा, रह जाएगा एक 9। अगर हम 9 को डिलीट कर दिए, सॉरी 8 को डिलीट कर दिए, तो हमारा क्या बच जाएगा, बस 9। तो मीन हीप के अंदर हमारा बस ये खासियत है, या हमको इस एल्गो के लिए बस इतना पता होना चाहिए कि हमेशा उसका पेरेंट नोड हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है। पूरे ग्राफ के जितने भी नोड होंगे उनके वैल्यू में जो भी मिनिमम होगा वो हमारा क्या होगा, पेरेंट नोड में होगा। और एक हम इस एल्गो के अंदर पेरेंट का यूज करेंगे। पेरेंट हमारा ये बताएगा कि अगर हम डायग्राम को देखें, तो पेरेंट हमारा ये बताएगा कि 1 का पेरेंट क्या है। तो 1 का भी ऊपर पेरेंट कुछ दिख नहीं रहा ना, ऊपर जैसे ये होता है ना, एक ट्री अगर हम बनाए जी, तो अगर हम बोले कि पेरेंट ऑफ 2 क्या होगा, तो पेरेंट ऑफ 2 हमारा 1 होगा। तो यही हम स्टोर करके रखेंगे किसमें, पेरेंट एरे में। इतना पता चल जाएगा, ठीक है, डन। आगे अब मैं आपको बता रहा कि हीप का यूज होगा, तो हीप हम किसका बनाएंगे, मिन हीप। जो हमारी कॉस्ट है ना ग्राफ के अंदर, उस ग्राफ के कॉस्ट का हम मिन हीप बनाते हैं। तो मैं बताया था ना कि रूट हमेशा मिनिमम होता है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी कॉस्ट है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, ताकि हमारा हेल्प हो जाएगा, मिन हीप बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट को हमारा क्या यहाँ पे लिखा भी है ना कि कंस्ट्रक्ट हीप आउट ऑफ द एज कॉस्ट। तो कॉस्ट का हमें मिन हीप बनाना था, तो हम कॉस्ट को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो 11 13 15 17 19 23 25 26 और 30। मिन हीप में हमारा पेरेंट क्या होगा, 11 होगा। अभी अगर हम 11 को डिलीट करें तो पेरेंट कौन सा बनेगा, जो इन सब में मिनिमम होगा। तो मिनिमम कौन सा है, 13। तो हमारा पेरेंट फिर क्या बन जाएगा, 13। तो इसीलिए आगे हमें डिलीट वाला भी करना है, इसीलिए कॉस्ट को पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं कि बाद में मिन हीप कंस्ट्रक्ट करके नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, डन। ये वाला लाइन जो 7 नंबर लाइन है, वो ये बोला है ना कि 1 से n तक हम करेंगे और पेरेंट i माइनस 1 कर देंगे। इस लाइन का मतलब ये हुआ ना कि जो भी इस वाले ग्राफ के अंदर जो वर्टिसेज है, सबको अलग अलग कर देंगे। मतलब ये सारे एज को हटा देंगे और अलग अलग कर देंगे। बाद में जैसे हम इसमें कनेक्ट कर रहे थे ना, 1 से 6 को किए, 3 से 4 को किए, तो पहले तो हम अलग अलग कर देंगे, उसके बाद से कनेक्ट करेंगे। इस लाइन का मतलब हमारा यही है कि ईच वर्टेक्स इज इन अ डिफरेंट सेट, मतलब सबको अलग अलग कर दो। तो 1 पेरेंट आई इक्वल टू माइनस 1 का मतलब कि किसी भी नोड का, किसी भी वर्टेक्स का कोई पेरेंट नहीं है। जैसे 1 का पेरेंट कोई है नहीं है, तो 1 खुद में खुद का पेरेंट है। 6 भी अकेला है, तो 6 का कोई पेरेंट नहीं है, तो 6 अकेला हमारा खुद से ही खुद का पेरेंट है, डन। इसके अंदर हम आई इक्वल टू 0 और मीन कॉस्ट इक्वल टू 0.0 या 0 लेके चल रहे हैं। आई 0 इसलिए ले रहे हैं ना कि हम आई में स्टोर करेंगे कि हम आई में स्टोर करेंगे कि एमएसटी के कितने एज आ चुके हैं अब तक। मतलब एमएसटी के एज के काउंट को हम किस में स्टोर करेंगे, आई में। और
मीन कॉस्ट के अंदर हम वो रिटर्न करेंगे कि एमएसटी में टोटल कॉस्ट कितने आ रहे हैं, टोटल कॉस्ट कितने आ रहे हैं हमारा सारे वर्टिसेस को विजिट करने में, टोटल कॉस्ट। ठीक है, यही लास्ट में मीन कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो आई में हम एज के काउंट को स्टोर कर रहे हैं किसके, एमएसटी के। तो एमएसटी में टोटल एज कितना होता है, n-1 होता है ना। तो इसीलिए हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई हमारा कहाँ तक जाएगा, जीरो से n-1 से एक कम, क्योंकि जीरो फिर 1 2 3 4 5। अगर एमएसटी में हमारे एज है 6, तो ये कहाँ तक चलेगा, ये लूप बोल रहा है ना कि वाई आई लेस देन n-1, तो वो लूप कहाँ तक चलेगा, 5 तक। ठीक है, और हीप एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इस लूप को अगर हम देखें तो दो कंडीशन है, आई लेस देन n-1 तो होना ही चाहिए, बीच में एंड है, मतलब दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए। हीप नॉट एम्प्टी, हीप नॉट एम्प्टी का मतलब कि सारे जो ये कॉस्ट है वो कॉस्ट डिलीट ना हो जाए। आगे हम एक एक करके सबको डिलीट करते हैं, तो वो कॉस्ट हमारा क्या हो, डिलीट ना हो। डन है इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारा ये लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, आई जीरो है भी, जीरो से n-1, और तब तक चलेगा जब तक कि हमारा मेन हीप एम्प्टी ना हो। मेन हीप में हमारा क्या है, ये सारे कॉस्ट वाले एज है। ठीक है, कॉस्ट है, तो पहला हमारा कॉस्ट बोल मतलब पहला लाइन बोला है कि डिलीट अ मिनिमम कॉस्ट एज यू कम अवे फ्रॉम द हीप। तो बोला है कि हीप के अंदर जो भी मिनिमम कॉस्ट वाला एज है उसको डिलीट करो। तो मिनिमम कॉस्ट क्या है, 11, तो 11 को क्या करो, डिलीट कर दो। ठीक है, और 11 किससे कनेक्टेड था, ये 1 और 6 का बता रहा था ना कि डिस्टेंस 1 और 6 जाने में हमारा कितना लग रहा है, कॉस्ट 11। तो एज यू कमा वी का मतलब है यहाँ पे कि जो भी 11 के साथ 1 और 6 है उनको एक को यू दे दो, एक को वी दे दो। ठीक है, और उसके बाद से रीहिपिफाई यूजिंग एडजस्ट का मतलब ये था कि जब हम हीप बना रहे थे ना तो उसमें डिलीट कर देते हमको फिर से दोबारा ट्री बनाना पड़ता, फिर जो मिनिमम कॉस्ट होता उसको ऊपर ले आना पड़ता। इसलिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले कि कॉस्ट बना के बार बार डिलीट ना करना पड़े, हीप ट्री बना के। इसलिए अभी 11 डिलीट होगा तो उसके बाद से हमारा मिनिमम हीप में कौन सा ऊपर आएगा, नोड, करंट नोड 13 बनेगा, तो 13 आ गया हमारा ऊपर। ठीक है, j इक्वल्स टू फाइंड u, k इक्वल्स टू फाइंड v। ये फाइंड एक फंक्शन है जो पेरेंट पेरेंट वाला एरे जो था हमारा उसको एक्सेस करता है। हम एक बार पेरेंट एरे बना लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं ये है क्या। इस वाले लाइन में हमने पेरेंट एक एरे लिया था जिसका सारा वैल्यू -1 कर दिया था, और ये बताया था ना कि वो सारे नोड हमारे डिफरेंट सेट में है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 सारे 7 नोड है, और 7 नोड के पेरेंट अभी कौन कौन से हैं, कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं होगा तो वो -1 होगा। और जब किसी भी नोड का पेरेंट -1 होता है मतलब वो खुद का ही पेरेंट होता है, तो 1 का पेरेंट 1 होगा, 2 का पेरेंट 2 होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जो j इक्वल्स टू फाइंड यू और k इक्वल्स टू फाइंड v है, ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है फाइंड यू और फाइंड v। तो अगर हम फाइंड यू और फाइंड v मतलब फंक्शन फाइंड का वर्कआउट देखें कि ये वर्क कैसे कर रहा है, तो अगर कोड के थ्रू देखें तो फाइंड फंक्शन ऐसे वर्क करेगा। फाइंड अपने अंदर एक नोड को लेगा और उसका पेरेंट फाइंड आउट करके देगा। अगर पेरेंट हमारा उस नोड का पेरेंट -1 है, इसका मतलब कि वो खुद का ही पेरेंट है, तो रिटर्न कर देगा किसको, x को ही। ठीक है, और अगर नहीं है तो उसका कोई ना कोई पेरेंट होगा, तो उसको फिर दोबारा से कॉल करेगा। ये वाला लाइन बाद में समझाऊंगा, अभी इतना समझो कि जब पेरेंट ऑफ x -1 होगा तो वो खुद का ही वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि वो खुद में ही एक पेरेंट है। ठीक है, इस वाले लाइन से ये हमारा फाइंड फंक्शन का काम अभी के लिए है। तो अभी फर्स्ट स्टेप में हम देखें तो फाइंड यू की जगह पे क्या कॉल होगा, अभी यू और वी हमारा 1 और 6 है, तो यू की जगह पे फाइंड 1 होगा किसमें, जे में, और के में होगा फाइंड वी हमारा क्या है 6। तो 1 पे देखेंगे तो 1 पे हमारा क्या है वैल्यू, पेरेंट में -1 है ना, तो रिटर्न होके क्या आ जाएगा 1। और 6 पे भी हमारा -1 है, तो 6 पे भी हमारा क्या आ जाएगा 1। सॉरी, 6 पे हमारा -1 है तो 6 पे क्या रिटर्न होके आएगा 6। ठीक है, तो जे और के में ये है। अब बोला है कि जब जे और के हमारे इक्वल ना हो, तो अभी तो जे और के इक्वल नहीं है ना, 1 और 6 अलग अलग है। तो क्या करो, आई को 1 से इंक्रीज कर दो। तो आई हमारा क्या था 0, तो 0 पे 1 से इंक्रीज कर दे, तो आई यहाँ पे स्टोर लिख रहा हूँ मैं, 0 से 1 बढ़ जाएगा, तो अभी क्या हो जाएगा 1। टी ऑफ टी ऑफ बोल रहा है i, 1 और टी ऑफ i, 2। टी बताया था ना कि एक हमारा एरे है, 2D एरे है जिसमें 2 कॉलम होते हैं और वो एज को स्टोर करता है। तो अगर हम टी एरे बना लें, ये यहाँ पे हम टी अगर इसको देखें, टी हमारा जो एरे है ये, तो बोला क्या है टी ऑफ i, 1। आई अभी क्या है 1, तो मतलब फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट, ये फर्स्ट 1, 1 मतलब कि फर्स्ट रो का पहला कॉलम, तो ये 1 और ये 2 है ना, फर्स्ट रो का पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो 1, 1 पे यू आ जाएगा, यू की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे स्टोर क्या होगा 1। और 1, 2 पे i, 2 पे वी आएगा, तो वी वी हमारा क्या था 6, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा 6। ठीक है, मिन कॉस्ट में हमारा जो पहले से मिन कॉस्ट है उसमें ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ यू, वी। तो यू और वी में जो कॉस्ट होगा वो मिन कॉस्ट में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो अभी मिन कॉस्ट में हमारा 0 था, तो उसमें ऐड कर देंगे कितना, ये 11, तो +11 हो जाएगा, तो मिन कॉस्ट अभी क्या है 11। ठीक है, यूनियन ऑफ जे, के ये भी एक फंक्शन है। इसमें ये होगा ना कि हम के पेरेंट को
जे बना देंगे, मतलब पेरेंट ऑफ के इक्वल टू जे हो जाएगा। यूनियन के अंदर हमारा क्या हो रहा है, यूनियन के अंदर दो हमारे आ रहा है ना, जे और के, तो इसके अंदर हम बनाते हैं पेरेंट ऑफ के इक्वल टू जे। ठीक है, तो अभी हम देखें तो पेरेंट ऑफ के इक्वल टू जे, तो पेरेंट हमारा के क्या है, 6, तो पेरेंट ऑफ 6 हमारा क्या आ जाएगा, जे, जे मतलब 1, तो पेरेंट वाला एरे में हम चेंज करेंगे, तो पेरेंट ऑफ 6 की जगह पे क्या आएगा, बस 1, -1 है बस 1, तो ये हमारा 1 हो गया, पेरेंट ऑफ 6 1। तो इतना क्लियर है। अब हम फिर दोबारा से लूप इटरेट होगा, नेक्स्ट इटरेशन में फिर हमारा क्या होगा, मीन मीन एज को डिलीट करना होगा, यू कमा वी, तो मीन एज अब क्या है, 11 डिलीट हो चुका है, तो मीन एज हमारा क्या है 13, तो 13 को डिलीट करेंगे, 13, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यू, और ये बन जाएगा वी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रीविफाई यूजिंग एडजस्ट, ये हमारा काम हो चुका है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है तभी। जे इक्वल टू फाइंड यू, जे इक्वल टू फाइंड यू मतलब यू पे क्या है 3, तो फाइंड 3 करेंगे, तो फाइंड 3 में -1 है तो सेम रिटर्न होके आ जाता है 3, और के इक्वल टू फाइंड वी, तो फाइंड वी में हमारा क्या है 4, तो फाइंड 4, 4 पे भी हमारा -1 है तो सेम वैल्यू रिटर्न होके आ जा रहा है, ये यहाँ पे है, इस वाले में लिखा है कि अगर पेरेंट x इक्वल टू -1 हो तो हमारा रिटर्न हो जाता है क्या, x। ठीक है, जे डज नॉट इक्वल टू के है ना हमारा, जे डज नॉट इक्वल टू के, तो हम फिर क्या करेंगे, i को 1 से इंक्रीज कर देंगे, i +1 हो जाएगा, तो पहले 1 था, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो i हमारा डायरेक्ट क्या लिखते हैं यहाँ पे, i अब हो गया 2, फिर t ऑफ 2 कमा 1 मतलब सेकंड सेकंड हमारा रो, 2 ऑफ 1 में चला जाएगा u है हमारा 3, और t ऑफ i कमा 2 में चला जाएगा v, मतलब v हमारा क्या है 4, और हम इसमें कनेक्टेड करते चले, यूनियन हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट बेसिक करेंगे, तो 1 और 6 से यहाँ पे कनेक्ट होगा, 3 और 4 यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, अब फिर बोला है यूनियन ऑफ जे कमा के, तो यूनियन में क्या बोल रहे थे, यूनियन में कि जो पेरेंट ऑफ के होगा वो जे हो जाएगा, पेरेंट ऑफ के इक्वल टू जे, तो पेरेंट ऑफ 4 अब देखें, पेरेंट ऑफ 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको फिर से हम चेंज कर देंगे, 3, डन है। नेक्स्ट इटरेशन में फिर एक मीन कॉस्ट एज को डिलीट करेंगे, तो मीन कॉस्ट एज अब क्या है हमारा 15, तो 15 को डिलीट किए, फिर जे इक्वल टू फाइंड यू हो जाएगा, जे इक्वल टू फाइंड यू, तो 15 हमारा कहाँ पे था, ये हमारा एज 15 का था, तो यू कमा वी, ये यू हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, तो फाइंड 2 अगर करें तो 2, 2 में हम देखेंगे पेरेंट अगर -1 होता है तो सेम रिटर्न होकर जाता है, तो 2 आ जाएगा, के फाइंड 7, 7 अब करें तो फाइंड 7 इक्वल टू क्या होगा, फिर पेरेंट ऑफ 7 हम देखेंगे तो -1 है तो सेम रिटर्न होता है, तो 2 और 7 आ गया, तो जे और के इक्वल नहीं है ना, तो फिर हम इस वाले को करेंगे एग्जीक्यूट, तो आई इक्वल टू क्या होगा, i +1, तो 2 से अब क्या आ जाएगा +1 हमारा 3, और इसके बाद से टी फिर i,1 मतलब 3,1 पे यू चला जाएगा, यू हमारा क्या था 2, और i,2 पे चला जाएगा वी मतलब 7, तो 2 और 7 में हमारा एक एज होगा किसका, एमएसटी का, यूनियन ऑफ जे कमा के, यूनियन कर जोड़ दिए, अब फिर पेरेंट को भी वो करेंगे, तो पेरेंट में क्या होगा, पेरेंट ऑफ के हमारा क्या है 7, तो पेरेंट ऑफ 7 इक्वल टू जे आ जाएगा, तो जे हमारा क्या है 2, तो 7 के पेरेंट को भी हम चेंज करेंगे, फिर से हमारा लूप चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि i लेस देन रहता है n-1 से और हीप हमारा क्या रहे, एम्प्टी रहे, फिर मीन कॉस्ट एज डिलीट होगा मतलब 17 डिलीट होगा, 17 यहाँ पे 17 ये रहा, तो 17 वाला एज डिलीट होगा, तो ये u बन जाएगा, ये v बन जाएगा। ठीक है, तो फिर हम फाइंड यू और फाइंड बी करेंगे, तो फाइंड यू में हमारा क्या है 2 है, तो फाइंड 2 हमारा 2 आ जाएगा, और फाइंड बी, बी में हमारा क्या है 3, तो 3 आएगा, फाइंड 3 करना होगा हमें, तो फाइंड अगर 3 करे तो 3 पे देखेंगे तो हमारा क्या है -1 है, तो सेम रिटर्न होकर आ जाएगा, तो सेम अगर रिटर्न होगा तो देखेंगे जे और के क्या है, अलग अलग है, जे डज नॉट इक्वल टू के है ना, तो फिर ये वाला चीज इंप्लीमेंट होगा, आई 1 से बढ़ जाएगा, तो अब 1 से बढ़ के क्या हो जाएगा 4, 3 है ना हमारा, तो 4 हो जाएगा, और फिर हमारा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, नया एज जुड़ जाएगा, तो टी ऑफ 4,1 में यू जाएगा 2, और टी ऑफ 4,2 में जाएगा वी मतलब 3। डन है यहाँ तक, हमारे कितने एज आ गए एमएसटी के, 4 आने कितने हैं 6, टोटल 6 ही है ना हमारे, तो यहाँ तक क्लियर है। अब अगर देखें यूनियन जब करेंगे, यूनियन ऑफ जे कमा के, तो यहाँ पे तो जे और के जुड़ जाएगा, और बताया था ना कि पेरेंट ऑफ वी, पेरेंट ऑफ के इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है जे, तो पेरेंट ऑफ 3 हमारा क्या आ जाएगा, जे, जे में हमारा क्या 2, पेरेंट ऑफ 3 हमारा क्या आएगा 2। डन है यहाँ तक, इसके बाद से फिर हमारा लूप इटरेट होगा, क्योंकि हिप भी एम्प्टी नहीं है और आई भी हमारा n-1 नहीं पहुंचा अभी, तो नेक्स्ट में हम मिनिमम एज को डिलीट करेंगे, तो मिनिमम एज हमारा क्या है 19, अब अगर हम 19 को डिलीट करें तो हमारा यू और बी कौन सा बनेगा, यू बनेगा 4 और बी बनेगा 7। ठीक है, तो
अगर हम फाइंड यू करें, यू मतलब फाइंड 4 करें, तो फाइंड 4 पे हमारा क्या है 3। अब हमारा ये वाला फंक्शन काम करेगा। पेरेंट फाइंड हमारे यहाँ पे क्या है एक्स की जगह पे 4, तो पेरेंट ऑफ 4 देखेंगे तो क्या है 3 है, -1 तो है नहीं, तो वो रिटर्न नहीं होगा, -1 रिटर्न नहीं होगा। फिर दोबारा से पेरेंट हमारा मतलब फाइंड फंक्शन कॉल हो रहा है, अब किसके लिए कॉल होगा, पेरेंट ऑफ एक्स के लिए। तो पेरेंट ऑफ 4 हमारा क्या था, पेरेंट ऑफ 4 इधर से डायग्राम से सॉरी एरे से भी देखे तो पेरेंट ऑफ 4 हमारा 3 है, 3 है ना, तो 3 के लिए अब कॉल होगा। ये पेरेंट ऑफ 4 इक्वल टू 3। रिटर्न में दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन है, ये दोबारा से पेरेंट कॉल मतलब फाइंड फंक्शन कॉल हो रहा है किसके लिए, 3 के लिए। तो फाइंड 3 के लिए कॉल होगा। तो फाइंड 3 मतलब इसके लिए। तो अभी भी 3 का पेरेंट हमारा -1 नहीं है, तब तक कॉल होगा जब तक कि -1 ना हो। तो 3 का पेरेंट 2 है, फिर 2 पे जाएगा तो 2 का पेरेंट हमारा क्या है -1, तब हमारा रिटर्न होके आएगा क्या 2। जैसे अगर हम फाइंड 3 को करें यहाँ पे दोबारा से, अभी फाइंड 3 कॉल हुआ तो पेरेंट ऑफ 3 इक्वल टू में क्या आएगा 2, जो ये वाला फॉलो नहीं होगा तो दोबारा से कॉल होगा ये, तो दोबारा कॉल होगा तो पेरेंट ऑफ 3 में देखें तो पेरेंट ऑफ 3 में क्या है 2। तो अब हमारा क्या कॉल होगा फाइंड 2। तो 2 पे देखेंगे तो ये पेरेंट ऑफ 2 देखे तो हमारा क्या है, अब पेरेंट ऑफ 2 हमारा -1 है, इसीलिए अब हमारा क्या हो जाएगा ये वाला कंडीशन फॉलो हो जाएगा। तो रिटर्न में एक्स हो जाएगा, तो रिटर्न में क्या होगा 2। तो यहाँ से कॉल किए, कॉल करते करते रिटर्न होकर क्या आया 2। ठीक है, तो ये चीज हमारा यहाँ पे आएगा क्या, जब फाइंड 4 को हम कॉल करेंगे तो फाइंड 4 में क्या आएगा 2। डन है। वैसे कि हमारा क्या है 7, तो फाइंड 7 को कॉल करें तो फाइंड 7 में 2, 2 पे जब दोबारा जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो रिटर्न होकर क्या आएगा 2। तो जे और के सेम होगा ना, तो ये वाला चलेगा ही नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, मतलब दोबारा से ये कॉल होगा तो ये ऐसे इग्नोर हो जाएगा, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ये इग्नोर इसलिए होगा कि अगर हम 7 और 4 को कनेक्ट कर दें, क्योंकि 19 वाला तो यही है ना, अगर हम इसको कनेक्ट कर दें तो ये साइकिल बन जाता, तो यही साइकिल फॉर्म ना हो इसलिए ये फाइंड फंक्शन हमारा वर्क कर रहा है। फाइंड फंक्शन का काम क्या है कि ये बता के देना कि ये जो भी हमारे जे और के आ रहे हैं उनके चलते कोई साइकिल तो फॉर्म नहीं हो रही। तो फाइंड फंक्शन का काम यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, इसीलिए पेरेंट हमारा एरे भी बनाया गया है। डन है इतना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी जो हमारा डायग्राम है, ग्राफ है, इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। सॉल्यूशन मींस स्टेप बाय स्टेप जो मैं यहाँ पे समझाया हूँ वो उसमें लिखा भी होगा, तो आप एक बार उसको देख भी लीजिएगा अगर कहीं पे स्टेप में डाउट आ रहा हो तो। ठीक है, तो फाइंड 7 2 आ जाएगा तो ये चलेगा ही नहीं, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, दोबारा से कॉल होगा डिलीट करके। हम 19 के बाद से किसको डिलीट करेंगे 23 को। ऐसे ही हमारा सारा वर्क करेगा, 23 को डिलीट करेंगे तो 23 में हमारा यू ये बन जाएगा 4 और वी बन जाएगा 5। फिर ये सारा वर्क होगा और जे करेंगे क्या फाइंड यू मतलब फाइंड 4 करेंगे, तो फाइंड 4 में अब क्या आएगा 3, 3 में जाके देखेंगे तो 2 है, तो 2 2 पे जाके देखेंगे -1। ऐसे देख रहे हैं, 4 से गए पेरेंट एरे को देखें, 4 से गए 3 पे, 3 है ना, तो 3 से जाएंगे 3 वाले पे, फिर 3 में वैल्यू देखेंगे 2 है, फिर 2 पे जाएंगे, 2 पे गए तो अब -1 आया, तो जब तक -1 नहीं आता तब तक जाते रहेंगे, जो भी हमारा आएगा ना, इस पे -1 आया, 2 पे -1 आया, तो फाइंड 4 हमारा रिटर्न करके क्या देगा 2। ऐसे ही फाइंड 5 है, तो फाइंड 5 पे ही -1 है, तो रिटर्न होके क्या आ जाएगा 5। अब समझ में आया अच्छे से, अब तो आ जाना चाहिए आई थिंक। फाइंड 4 में हमारा क्या रिटर्न होके आया था 2 और फाइंड 5 में आया था 5, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर आई हमारा बढ़ जाएगा, आई 4 से क्या होगा 5, 4 से 5 और 5,1 पे यू चला जाएगा, 5,1 यू हमारा क्या था 4 और 5,2 पे वी चला जाएगा, वो जो क्या था 5। ठीक है, मीन कॉस्ट में हमारा मीन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ये सारा बाद में मीन कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे इन सबको जो भी एज जुड़ रहे हैं उनका कॉस्ट। तो ये वाला एज नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये साइकिल था, 4 और 5 जुड़ जाएंगे, यूनियन हो जाएगा। और यूनियन होता है तो पेरेंट ऑफ क्या, पेरेंट ऑफ के में जे चला जाता है, तो के हमारा क्या था 5, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2, पेरेंट ऑफ 5 हमारा क्या बन जाएगा अब 2। नेक्स्ट हमारा फिर से ये लूप चलेगा, अब हमारा क्या आएगा डिलीट क्या होगा 25, मिनिमम कॉस्ट है 25, तो 25 डिलीट किए, तो 25 में हमारे कौन कौन से 5 और 7 है, तो यू और बी हमारा क्या होगा, यू हो जाएगा 5 और वी हो जाएगा 7, तो यू हमारा 5 वी 7। तो फाइंड यू करें मतलब फाइंड 5, तो फाइंड 5 पे क्या होगा 5 पे 2, 2 से फिर 2 पे जाएंगे, 2 हमारा -1 दे रहा है तो फाइंड 5 क्या आएगा 2। फाइंड 7 भी देखे तो हमारा क्या होगा 2 देगा, फाइंड 7 2 है, 2 पे गया तो -1, तो दोनों 2 2 दे रहा है, तो ये हमारा चलेगा ही नहीं, जे और के इक्वल आ गया ना, तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट इसको डिलीट करने से नेक्स्ट ऐसे हमारा क्या है 26 है मिनिमम वाला, तो 26 को डिलीट करेंगे, 26 को डिलीट करने के बाद से क्या है यू और वी को देखेंगे कि यू और वी कौन सा है, तो 26 ये है ना,
5 और 6 को जो कनेक्टेड है, तो u हमारा 5 बन जाएगा, v हमारा 6 बन जाएगा। तो u में हम क्या करेंगे, फाइंड u करें जब j के लिए, तो फाइंड 5 होगा, फाइंड 5, 5 हमारे किसको देगा, 2, 2 किसको दे रहा है, -1 को, तो हमारा फाइंड 5 क्या आएगा, 2। ऐसे फाइंड 6 को देखें, तो फाइंड 6 हमारा दे रहा है 1। अब 1 हमारा किसको दे रहा है, फाइंड 6 1 दिया, 1 हमारा दे रहा है -1 को, तो फाइंड 6 रिटर्न होके क्या आएगा, 1। तो जे और के इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो ये वाला इफ कंडीशन वर्क करेगा। तो आई 1 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 5 से हमारा क्या हो जाएगा, 6। टी आई कमा 1, मतलब 6,1 में यू चला जाएगा, 6,1, तो यू हमारा क्या था, 5, और 6,2 में टी के क्या जाएगा, वी, तो 6,2 में वी जाएगा, वी हमारा क्या है, 6। मेन कॉस्ट में हमारा फिर मेन कॉस्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ जे कमा के, तो यूनियन ऑफ जे कमा के में क्या होता है कि 6 और 5 को तो पहले जोड़ दो और पेरेंट को चेंज करो। पेरेंट ऑफ के मतलब पेरेंट ऑफ 1 इक्वल्स टू जे, मतलब क्या हो जाएगा, 2। तो पेरेंट ऑफ 1 को भी अब क्या कर दो, चेंज करके 2 कर दो। अब देखिए हमारा तो आई हमारा n-1 तक पहुंच गया, आई इक्वल्स टू n-1 हो गया है। हमारा चलना क्या चाहिए था, लेस देन चलना था n-1 के, तो जब इक्वल्स टू हो गया तो ये लूप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो पहला कंडीशन था कि आई डज नॉट इक्वल्स टू n-1, ये तब होता है जब ये वाला कंडीशन तो अभी चलता, हीप हमारा एम्प्टी हो जाता, तब ये हमारा वर्क करता, तो नो स्पैनिंग ट्री हो जाता। तो मतलब कि अगर ग्राफ में n नोड होते हैं तो एमएसटी में n-1 एज होते हैं, अगर n-1 एज नहीं आ रहा मतलब कि वो स्पैनिंग ट्री नहीं बना है, तब हम ये रिटर्न करते हैं नो स्पैनिंग ट्री। और अगर n-1 एज आ गया हमारा, तो हम मीन कॉस्ट को रिटर्न करेंगे, जो भी कॉस्ट हमारा इस वाले एमएसटी को बनाने में आया हो। इस वाले एमएसटी को बनाने में कितने कॉस्ट आ रहे हैं, 11, 26, 23, 13, 17 और 15, इसको जोड़ेंगे तो मीन कॉस्ट हमारा क्या आएगा, 105, और यही रिटर्न होगा। सेम आंसर प्रिम्स में आया था, सेम आंसर क्रूस्कल में आया। प्रिम्स को देख के तो ये थोड़ा सा इजी लगेगा क्योंकि इसमें मैं कम एक्सप्लेन किया हूँ, ज्यादा प्रिम्स के अंदर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन था। तो पेरेंट का यहाँ पे वर्क है, इसमें इस वाले एल्गो के अंदर पेरेंट को चेंज नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो ये यूनियन फंक्शन है, फाइंड फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर पेरेंट के अंदर चेंजिंग हो रहा है, पेरेंट को एक्सेस किया जा रहा है। एल्गो के अंदर हम लिख के तो नहीं आएंगे, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि कैसे वर्क हो रहा है ये। तो हमारा यही पे खत्म होता है क्रूस्कल एल्गो। हमारा फाइनल एमएसटी ये रहा, जो प्रिम्स में भी सेम आया था, इसमें भी सेम आया। ठीक है, अगर हम सारे एज को स्टोर करके रखे हैं, जैसे एमएसटी के एज को 1 6 था तो 1 6 एज जुड़ा हुआ है, 3 4 था तो 3 4 स्टोर है, 2 7 है एमएसटी के अंदर, 2 7 तो 2 7 भी है। ऐसे टी हमारा एमएसटी को स्टोर करने के लिए था। खत्म, उसका एल्गो ये पे खत्म हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।